Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 4th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे. We'll talk about Bihar's caste-based count, followed by some new methods on food subsidies. This issue is related to WTO, World Trade Organization. After this, we'll discuss Virtual Private Network (VPN) in this video, followed by ribbonweed. It is recently in news. We'll discuss this as well. Followed by this, we'll discuss another species in news, which is painted leopard gecko. So these are 5 important topics that we're going to cover in this video. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू से रिलेटेड है. इट इज़ अबाउट द बिहार्स कास्ट बेस्ड काउंट. देयरफॉर दिस टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम वहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करते हैं. अलॉन्ग विद दिस वी कैन ऑल्सो रिलेट दिस विद द पावर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज ऑल्सो. तो ये मेनली आपके जो जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो पेपर 2 में भी दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के तौर पे भी आपको बिहार के कास्ट बेस्ड काउंट के बारे में पता होना चाहिए. सो व्हाई दिस टॉपिक इज़ इन न्यूज़? सो रिसेंटली बिहार्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू कैरी आउट अ कास्ट बेस्ड काउंट इन द स्टेट. बिहार के अंदर एक कास्ट बेस्ड काउंट को लेकर प्रपोजल जो है वो बिहार की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है. सो देयरफॉर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ द रेलेवेंस और द नीड फॉर दिस कास्ट काउंट. इससे क्या होगा एंड इससे रिलेटेड क्रिटिसिजम्स क्या हैं एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया. विल कवर ऑल ऑफ दिस इन डिटेल. नाउ सबसे पहले अगर हम हमारा ये जो कास्ट काउंट है इसकी रेलेवेंस की बात करें, इसकी नीड की बात करें, तो पहला पॉइंट जो इसको जस्टिफाई करता है वो ये है कि व्हेन यू आर डूइंग द कास्ट काउंट इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स इक्वालिटी. क्योंकि जो कास्ट सेंसस है इनसे आप उन कास्ट को पॉइंट आउट कर पाएंगे दोज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री एंड देयरफॉर इससे आप एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर पाएंगे. एंड दिस विल ऑल्सो जस्टिफाई द एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन टू वेरियस कम्युनिटीज़. And ultimately the aim is that every section of the society can progress properly. तो अगर इस तरह का कास्ट काउंट होता है तो दिस इज सेड दैट दिस इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स इक्वालिटी. सबसे पहले तो हम उन कास्ट को रिकग्नाइज कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे जो कि पूरी तरह से इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेड नहीं है. फिर क्यों हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं वो यहाँ से जस्टिफाई हो पाएगा और हमारी सोसाइटी का हर एक सेक्शन प्रोग्रेस कर पाएगा. देन another relevance comes from the last census, the last data which was with government. तो जो last caste census किया गया था that was done in 1931 and government still uses that as the basis to estimate the demography and the different caste groups. तो 1931 का जो कास्ट सेंसस किया गया था उसी को गवर्नमेंट अभी भी एज अ बेसिस मान के चलती है. और ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अगर हम करंट टाइम्स में देखें तो हमारी कंट्री की जो डेमोग्राफी है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है. देयरफॉर वी नीड अ फ्रेश कास्ट काउंट. नाउ इसे लेकर एक कमीशन की फॉर्मेशन होती है विच इज़ द रोहिणी कमीशन. Rohini Commission also faced difficulties because of the unavailability of data on various communities classified under OBC. ये जो कमीशन था इसे सेटअप किया गया था टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC. लेकिन रोहिणी कमीशन भी ये कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज देयर वाज अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा. ना ये जो पॉपुलेशन के जो ये फ्रेश एस्टिमेट्स किए जाएंगे तो इससे एक मेजर हमारे पास निकल के आएगा कि जो भी हमारा ग्रुप है जो टारगेटेड वेलफेयर है, कोई भी स्कीम है उसकी इफ़ेक्टिव डिलीवरी हो सके. तो एफिशिएंसी जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स की है वो यहाँ से इंक्रीज़ हो सकती है. नाउ अभी तो न्यूज़ में आया है बिहार का कास्ट काउंट. कुछ और स्टेट्स भी ऐसी हैं क्या इंडिया में जो कि कास्ट डाटा की कलेक्शन करना चाहती हैं?
So on the same lines, Karnataka, Odisha, Telangana, they have carried out similar counts in the name of the socio-economic surveys. इसके अलावा there is popular demand also. Along with Bihar, we have other states like Jharkhand, Odisha. They are also reiterating their support for the caste census. So all these points, they show the relevance or the need for the caste count. But yes, there are some criticism to this as well. तो क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जब कॉलोनियल टाइम की अगर हम बात करें तो हर एक सेंसस जो 1931 तक हुआ, इट हैड डाटा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. तो इसीलिए कहा जाता है कि दिस वाज बेसिकली अ कॉलोनियल प्रैक्टिस टू डिवाइड एंड रूल इंडिया, एंड दिस बेसिकली ड्रोव देम टूवर्ड्स कलेक्टिंग सच काइंड ऑफ डाटा. लेकिन 1951 से लेकर 2011 तक जो भी सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ है, एंड एवरी सेंसस हैज़ पब्लिश डाटा ऑन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट नॉट ऑफ अदर कास्ट. इसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो डाटाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है. किसी और कास्ट के जो डाटाज़ हैं वो रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं. एंड अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, सो वी से दैट वी शुड बी डिस्कसिंग हाउ टू लेट डू अवे विद दिस कास्ट सिस्टम rather than further divide India on the same lines. तो इसीलिए कास्ट सेंसस को इवन कहा जाता है कि इट में रिकिंडल द डिविसिव फीलिंग्स अमंग द पीपल. तो इससे जो कास्ट डिविजन्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं. ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है. देन reservations that are implemented for 10 years, they are continued for 75 years now. And ये जो caste based census आए हैं, this may lead to demand for such reservations even more further. And unlike in the case of scheduled caste or scheduled tribe, there is no constitutional mandate for the Registrar General or the Census Commissioner of India to provide the census figures of OBC and BCCs. ऑल्सो यूनियन गवर्नमेंट ने इसे लेकर कहा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये फिजिबल नहीं है, कास्ट काउंट फिजिबल नहीं है, बिकॉज देर आर टू मैनी कास्ट एंड सब कास्ट इन ईच एंड एवरी स्टेट एंड यूटीज, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई देम. सो पीपल यूज देयर क्लैन और गोत्रा और सब कास्ट और कास्ट नेम्स इंटरचेंजेबली. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लब दिस थिंग एट अ नेशनल लेवल. एंड गवर्नमेंट ने इसे लेकर इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल रीजंस भी दिए हैं. सेंसस डाटा जो इन्यूमरेट किया जाता है एज अ पार्ट टाइमर विद 6 to 7 days ऑफ ट्रेनिंग, दे आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटर और वेरीफायर्स. तो वो किस तरह से देख पाएंगे कि कौन सा क्लान, कौन सा गोत्र, कौन सी सब कास्ट कहाँ पे जा रही है, कौन सी कैटेगरी में जा रही है. सो देर इज़ इवन दिस फियर कि जो काउंटिंग है वो इटसेल्फ जो सेंसस एक्सरसाइज है उसको एंडेंजर में लेकर आ सकती है. देन देर इज़ ऑल्सो एन क्रिटिसिज्म विच इज़ बेस्ड ऑन पोलिटिकल एजेंडा. सो एट डीपर लेवल पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व इन दिस मैटर. If we talk about Bihar, so Bihar's politics has been dominated by OBCs, and because they are numerically a powerful social group. तो political agenda भी यहाँ पे एक important role play करता है. Lastly, अगर हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करें तो इसे लेकर यूनियन गवर्नमेंट ने ये साइड किया है कि जो 2011 में सेंसस हुआ है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, दैट वाज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, एंड इट एक्चुअली कंटेन टू मैनी डिस्क्रिपेंसीज एंड द डाटा वाज कास्ट डाटा एंड दैट वाज विदहेल्ड. ना यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें कास्ट सेंसस की, तो जैसे कि हमने कहा कि कास्ट सेंसस पहली बार ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुआ था, ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट में हुआ था इन 1872. एंड इस टाइम पे एक 60 पेज सेंसस आया था. 60 पेज सेंसस की वॉल्यूम थी जिसके अंदर पॉपुलेशन को बहुत सारी कास्ट में इनमरेट किया गया था, विच बेसिकली इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड राजपूत अक्रॉस सेवरल प्रोविंसेस. जो कास्ट पॉपुलेशन में स्पेसिफिकली काउंट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एट द सेम टाइम. लाइक अगर हिंदूज़ की बात करें तो मद्रास प्रोविंस में दे वर काउंटेड इन 17 सेट्स, जैसे कि प्रीस्ट अलग, वॉरियर्स अलग, ट्रेडर्स अलग, एग्रीकल्चरिस्ट, शेपर्ड्स, पेस्टोरल कास्ट अमंग अदर्स. तो इस तरह से डिवाइड करके काउंटिंग की गई. लास्ट टाइम जो कास्ट के ऊपर जो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्ट किया गया था, दैट वाज डन इन 1931 सेंसस. सो 1931 के बाद से लेकर अब तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ.
बिकॉज अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये जो कैटेगरीज हैं जैसे कि रेस, कास्ट और ट्राइब, दिस वॉज रिप्लेस्ड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट. And there is very little documentation about the discussion or the debate जो कि उस टाइम पे जो लीडर्स के बीच में हुई एंड व्हाट द सेंसस वुड कंक्लूड. तो जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स और स्टडीज़ आती हैं दैट बेसिकली एट्रीब्यूट्स टू द बिलीव दैट वी आर इंक्लूडिंग कास्ट डाटा इनटू सेंसस इनुमरेशन which will basically perpetuate the caste system and it will deepen the social division. एंड इसीलिए जो कास्ट की रिकॉर्डिंग थी इसे अबैंडन कर दिया गया आफ्टर द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस इन 1947 ताकि एक स्मूथ ग्रोथ हो सके हमारे सेकुलर इंडिया की. लास्टली आपको यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में भी पता होना चाहिए. एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ द स्टडी ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रूरल एज वेल एज अर्बन हाउस होल्ड. And it basically allows the ranking of the household based on some predefined parameters. And census जो rural areas में किया जाता है that is done by Department of Rural Development. Urban areas में ये Ministry of Housing और Urban Poverty Alleviation के अंडर आता है. जो socio economic caste census है, this is also called as the first paperless census in India because this was conducted on the handheld electronic devices by the governments in 640 districts. तो ये इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस सेंसस है. बट जैसा कि हमने पहले भी कहा देयर आर सम फ्लॉज इन द डाटा विच बेसिकली स्टेम प्राइमरीली फ्रॉम द फैक्ट दैट नो रजिस्ट्री ऑफ द कास्ट वॉज प्रिफेयर्ड बिफोर कंडक्टिंग 2011 कास्ट सेंसस, जिसकी वजह से जो इनुमरेटर्स थे उन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स की. दे स्पेल्ड द सेम कास्ट इन डजन और डिफरेंट वेज. नेशनल लेवल पे जो टोटल कास्ट आई थी एज पर द लास्ट कास्ट सेंसस ऑफ 1931 दैट वाज 4147. लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस था 2011 का उसमें 46 लाख डिफरेंट कास्ट को शो किया गया. तो अब ये जो नंबर है दिस कैन नॉट बी एक्सपोनेंशियली हाई टू दिस एक्सटेंट एंड गवर्नमेंट हैज सेड दिस कि ये जो डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है दिस इज़ फ्लॉड, therefore that census is unreliable and it cannot be used for the purpose of reservation or policy. So for this people, for this reason, government refused to make it public even with that raw caste data of 2011's socio-economic caste census. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अगैन इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. It is about the new method on food subsidies in WTO, World Trade Organization. Why this entire issue in news? So recently, G33, African Group and ACP, African, Caribbean and Pacific Group, they submitted their joint proposal to WTO suggesting a permanent solution for public stock holding. पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेकर एक जॉइंट प्रपोजल G33, अफ्रीकन ग्रुप और ACP ने दिया है टू WTO ताकि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है इसे लेकर एक परमानेंट सोल्यूशन निकल सके. पहले तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं. व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस, ये लेटेस्ट प्रपोजल क्या है, व्हाट इज़ द न्यू मेथडोलॉजी ऑफ दिस, करंट प्रैक्टिस क्या चलता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे. इंडिया को लेकर इससे क्या चैलेंजेस रिलेटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ WTO. सो लेट्स कवर दिस ब्रीफली. नाउ यहाँ पे अगर हम इस पूरे इशू का बैकग्राउंड देखें तो हमें सबसे पहले पीस क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए. आप इंडियन इकोनॉमी में भी इसके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ते हैं कि जब बाली समिट होता है, बाली मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है 2013 की, तो WTO मेंबर्स एक मैकेनिज्म लेकर आते हैं विच इज़ कॉल्ड एज peace clause. This is basically an interim measure, basically to tackle the differences between the nation on food subsidy. So under this clause, developing nations could not be dragged into arbitration if they breach the prescribed limit of 10% on support of farmers. इसे peace clause कहा जाता है. तो peace clause basically rules such disputes until a permanent solution is reached. And now WTO members, they are proposing the change in the rules because of the current going global inflation scenario. तो African group, ACP, G33,
They want to include inflation in the food swap calculation. We'll just see this. What is the meaning of this? जो प्रेजेंट मेथडोलॉजी जो फॉलो की जाती है WTO में, दैट इज़ बेस्ड ऑन 1986 एंड 1988 प्राइसेस. और ये जो न्यू प्रपोजल्स दिए गए हैं, दिस विल बेसिकली ईज द कंडीशंस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम द पब्लिक स्टॉक्स. तो इस लेटेस्ट प्रपोजल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 60 कंट्रीज़, जिसके अंदर इंडिया आ जाता है, चाइना, पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, दे हैव प्रपोज्ड a new method to calculate subsidies given to purchase, stockpile and distribution of the food to ensure food security for developing and poor nations. तो वो countries इनके लिए new method लेकर आए हैं under this proposal. और इसमें कहा गया है कि it should basically account for inflation एंड जो रिसेंट हमारे पास जो प्राइसेस हैं उनको रेफरेंस के तौर पे लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ द प्राइसेस विच आर बेस्ड ऑन 1986 एंड 1988. सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू methodology, there is something called as ERP, which is external reference price. External reference price. So countries have suggested this a new method कि आप जो subsidies हैं उनको किस तरह calculate कीजिए. So either by accounting for the excessive inflation in the ERP or by calculating ERP, on the last 5 years, excluding the highest and the lowest entry for that product. अब highest और lowest entry को अगर exclude करेंगे तो मतलब ये क्या है? ERP वैसे भी एक average price है which is based on 1986 and 1988 prices. और तब से लेकर अब तक जो ERP है, एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस है, इसको रिवाइज़ नहीं किया गया है. तो पहले तो ये कहा गया है कि सबसे पहले जो सब्सिडीज़ हैं, अब इसके अंदर जो इन्फ्लेशन हो चुकी है उसका इफेक्ट लेकर आओ और ERP को कैलकुलेट किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स. पिछले 5 सालों में प्राइसेस क्या रहे हैं और इसके अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट जो एंट्रीज़ हैं उस प्रोडक्ट की, उसे इंक्लूड ना किया जाए. इस ग्रुप ने इसके साथ साथ ERP को करंट रेट्स पे लेकर आने के साथ साथ एंटी सर्कमवेंशन क्लॉज की बात भी की है. जो एंटी सर्कमवेंशन क्लॉज है इसे अमेंड किया जाए, जो कि बेसिकली बाली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन जो आई थी 2013 की, उसमें आया था. सो एज पर दिस, डेवलपिंग कंट्रीज़ हु प्रोक्योर फूड स्टॉक फॉर सिक्योरिटी, दे डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और दे डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ अदर मेंबर्स. इसे कहा जाता है एंटी सर्कमवेंशन क्लॉज, कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो अपने अपने फूड स्टॉक्स मेंटेन कर रही है उसे दुनिया भर की फूड सिक्योरिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस विल इंश्योर दैट देयर इज सर्टेनिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फूड स्टॉक फ्रॉम पब्लिक स्टेक होल्डिंग टू द नीडी कंट्रीज़. इंस्टेड की जो फूड स्टॉक है वो पब्लिक के पास पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स में पड़ा रहे. अगर एंटी सर्कमवेंशन क्लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स होंगी तो इससे फूड स्टॉक का जो एक्सपोर्ट है वो मेंटेन रहेगा. दिस इज़ समथिंग दैट दीज कंट्रीज़ हैव सजेस्टेड. तो अब चेंजेस तो क्या कह रहे हैं वो समझ में आ गया, लेकिन करंट प्रैक्टिस क्या है? तो उसके लिए एट प्रेजेंट, एज वी सेड दैट वी हैव अ पीस क्लॉज which basically protect the developing countries from any kind of legal dispute if the subsidies they breach the minimum level of 10% of the total value of production of that particular product. But इसमें एंटी सर्कमवेंशन की जो कंडीशन है वो अप्लाई होती है. तो करंटली डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर सब्सिडीज़ ब्रीच कर देती हैं द मिनिमम लेवल ऑफ 10%, तो कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, बट दे नीड टू मेंटेन दिस एंटी सर्कमवेंशन. तो ये जो न्यू मेथडोलॉजी प्रपोज की गई है, इसका सिग्निफिकेंस तो पहला ये है कि इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी. बिकॉज अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखिए, सो इन द वेक ऑफ डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज दे आर सीकिंग चेंज इन द WTO's एग्रीकल्चरल रूल एज अ परमानेंट सोल्यूशन. तो सिमिलरली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और जो पॉलिसी स्पेस है उसके थ्रू फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, उसके ऊपर ही इसका इम्पैक्ट होगा, सिग्निफिकेंस है. प्लस इट इज़ क्रूशियल बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ग्लोबल फूड प्राइसेस जो हैं वो राइज हो रहे हैं, बट दे नीड टू इंश्योर कि ग्लोबली जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है वो इंश्योर्ड रहे. तो ये उसके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रहे हैं.
देर आर सम अदर रिफॉर्म्स ऑल्सो दैट आर सजेस्टेड, जैसे कि पहला तो पैंडमिक रिस्पॉन्स को लेकर है. इवन दो कोविड-19 की शॉट्स की जो डिमांड है वो टेपर ऑफ हो चुकी है. इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड सम अदर 100 कंट्रीज, they backed up the potential waiver of intellectual property rights for vaccine and treatment. ये हम पहले भी देख चुके हैं. WTO में जो वैक्सीन्स हैं उनके IPR राइट्स को लेकर जो वेवर की बात है वो की जा रही थी. However, जो WTO members हैं they divided over the draft deal of vaccine negotiated between 4 main parties, जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो अभी तक 18 मंथ का डेडलॉक इसके ऊपर लगा हुआ है एंड दे आर फोर्स्ड टू ब्रेक दिस ऑल्सो. फिशिंग के रिस्पेक्ट में दे नीड टू बी सम सेपरेट नेगोशिएशन, जो कि सब्सिडीज़ जो दे रहे हैं जिसकी वजह से ओवर फिशिंग हो रही है उसे रूल आउट किया जा सके. एंड एनवायरमेंटलिस्ट से कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली टू हेल्प द फिश स्टॉक्स टू रिकवर. देन फूड क्राइसिस जो कि ग्लोबली देखने के लिए मिला है, because especially after the wheat exporter Ukraine and Russia they are in war, उसको लेकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए. Then also there is a ban on import duty which is also called electronic transmissions. तो from the worth of $100 billion a year it is up for renewable. तो इसे लेकर एक मोरेटोरियम भी प्लेस किया गया था in 1998. But South Africa and India, they launched their separate proposal to lift it off. So they opposed an extension in the past, citing that they lost custom revenue and they have not so far blocked it. Environment point of view से भी important है. The new challenge, this will submit a fossil fuel phase out proposal. तो न्यूजीलैंड ने इसको लेकर एक fossil fuel phase out proposal भी दिया है. But mostly delegates and they see this has to be very ambitious. So if the deal is on cutting off the fishing subsidy is agreed, that would give effect to the environmental efforts some momentum as well. So these are some of the important reforms जो कि WTO में suggested हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा next article science and technology point of view से important है. It is about virtual private network VPN. So VPN, it is recently in news because the ExpressVPN has removed its server from India, becoming the first major virtual private network VPN provider to do so, especially after the recent cybersecurity rules which are introduced by India's Cyber Security Agency. इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने कुछ रूल्स रिलीज़ किए थे, एंड आफ्टर दोज रूल्स ExpressVPN, which is the major VPN provider in India, they have removed their server. जो इंडियन यूजर्स हैं ExpressVPN के, they will still be able to use their service via virtual India servers which are located in Singapore and UK. तो यहाँ से एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि VPN क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हाट आर दीज न्यू VPN नॉर्म्स जिसकी वजह से एक बड़ा प्लेयर इंडिया से अपने सर्वर्स को रिमूव कर रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. So VPN, Virtual Private Network, it is built on top of the existing physical internet networks. ये बहुत ही इकोनॉमिकल और एक सिक्योर मेथड होता है ऑफ कनेक्टिंग द प्राइवेट नेटवर्क्स ओवर इंटरनेट. प्राइवेट जो नेटवर्क्स हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए VPN को इस्तेमाल किया जाता है. इट हेल्प्स द मोबाइल यूजर्स टू कनेक्ट टू देयर कॉर्पोरेट नेटवर्क फ्रॉम द इंटरनेट. तो जो एग्जिस्टिंग फिजिकल इंटरनेट नेटवर्क है उसी के ऊपर इसे बिल्डअप किया जाता है ताकि जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं वो इंटरनेट के साथ सिक्योर मैनर में इकोनॉमिकल मेथड के साथ कनेक्ट हो सके. नाउ इंडिया के जो न्यू VPN नॉर्म्स आए हैं तो बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, दे हैव इशूड दीज न्यू VPN norms for the VPN countries to record the personal information of their users, including their names, email ID, phone number and IP address for a period of 5 years. ये न्यू नॉर्म्स VPN कंपनीज को दिए गए हैं कि उनके जो यूज़र्स हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो रिकॉर्ड करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, जिसमें यूज़र्स के नेम, ईमेल ID, फ़ोन, IP एड्रेस ये सब इंक्लूड होता है. They also have to record the usage pattern, the purpose of hiring the services and various other information.
So apart from the VPN companies, data centers, virtual service network providers, cloud service providers, they are also being asked to record and maintain similar kind of data on the personal information of the users. तो ये जो डायरेक्टिव है ये एंड जून एंड से इसको इफ़ेक्ट मिलेगा. एंड अगर वो डाटा गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा तो इन दैट केस जो एंटिटी है उनको पेनल्टिव एक्शन फेस करने होंगे. So the objective and the need of these rule is basically to enhance the cyber security, the overall cyber security posture, and to ensure safe and trusted internet in the country. इसे लेकर ये न्यू VPN norms आए हैं, बट जिसके चलते इंडिया से जो बड़ा मेजर प्लेयर था इन टर्म्स ऑफ VPN सर्विस प्रोवाइडर एक्सप्रेस VPN, दे हैव रिमूव्ड देयर सर्विस फ्रॉम इंडिया. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेट करता है. इट इज़ अबाउट रिबन वीड. So ribbon weed is in news because the world's largest plant ribbon weed has been discovered from the west coast of Australia. ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट कोस्ट से वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट रिबन वीड डिस्कवर किया गया है. Therefore, it becomes important for us to know what is ribbon weed. Let's know more about it. So, ribbon weed, जिसे scientifically Posidonia australis भी कहा जाता है, it has been discovered by basically in Shark Bay by some group of researchers in the Western Australia. Western Australia के अंदर Shark Bay में जो ribbon weed है इसे discover किया गया है. So they basically found a plant which is 4500 years old and is sterile. Very important. And इस plant में जो number of chromosome है, they are basically double the number of chromosome जो उसकी family के similar plants में देखने के लिए मिलते हैं. It has managed to survive the volatile atmosphere of the shallow Shark Bay, and main reason for that it is a polyploid. Polyploid मतलब instead of taking half genome from both the parents, it took somewhat 100%, something which is very unheard in plants. ऐसा कभी भी plants में देखने के लिए नहीं मिला है. जो polyploids plant होते हैं, they have this property कि वो बहुत ही extreme environmental conditions में रह सकते हैं. They are often sterile, but they can still continue to grow if they are left undisturbed. तो ये जो giant seagrass है, this has done just the same. वहाँ पे वो अनडिस्टर्ब्ड रहा, पॉलीपॉइड था, इसीलिए एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो किया, एंड इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिबन वीड प्लांट मिला है. ना कंपैरिजन अगर हम करें तो जो रिबन वीड है, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 20,000 हेक्टेयर. सो दिस इज़ बेसिकली द सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट. इसका जो एक देयर इज़ अ कॉलोनी इन बेसिकली ऊटा, वहाँ पे ये कुछ 43.6 हेक्टेयर्स का है. इंडिया में भी आपको ये मिलता है. द लार्जेस्ट ट्री इन इंडिया इज़ द ग्रेट बैनियन विच इज़ इन होवराज बोटानिकल गार्डन विच बेसिकली कवर्स 1.41 हेक्टेयर्स. इंडिया में इस तरह के जो सी ग्रासेस हैं वो मेनली कोस्टल एरियाज़ में आपको मिलेंगे, नोटेबली इन द गल्फ ऑफ मन्नार और द पार्क स्ट्रेट रीजन. तो लार्जेस्ट रिबन वीड प्लांट ऑस्ट्रेलिया से तो मिल गया. सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट ऊटा में है विच इज़ फ्रॉम द क्लोनल कॉलोनी. एंड इसके बाद इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्री है दैट इज़ बेसिकली ग्रेट बैनियन विच इज़ इन होवराज बोटानिकल गार्डन. ये पॉइंट याद रखेंगे. लास्टली अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो ये जो रिबन वीड है विच इज़ बेसिकली अ सी ग्रास, इट परफॉर्म्स अ वेरी वाइटल रोल इन एनवायरनमेंट. एंड इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन इन द वर्ल्ड बिकॉज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्टिल यू आर एबल टू फाइंड दी सी ग्रास इन सच अ ग्रेट नंबर. तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन. जो शार्क बे रिवन है, इट हैज़ सर्व्ड एज अ सिंक होल, हॉस्पिटेबल सिटी एंड अ फायर वॉल फॉर सेंचुरीज. And it has done all this without meeting. So this is one more distinction कि this can be said that this is the oldest champions of sologamy. तो क्योंकि वो polyploid है तो without meeting they have done this rule. Lastly, from GS paper 3 point of view, especially from prelims point of view, there's a species in news which is painted leopard gecko. So researchers, they have identified a new colorful species of leopard gecko in the deep forest of Odisha and Andhra Pradesh.
तो ये जो गेको है, दिस इज़ बेसिकली फाउंड इन विशाखापट्टनम इन 2017 and was thought to belong to a known species. But now इसके अलावा इसके बहुत सारे न्यू स्पीशीज़ जो members हैं वो मिल चुके हैं. It is also known as Ubleperis pictus. So with this new addition, the gecko genus Ubleperis now contains 7 species. तो 2017 में जो लग रहा था कि इकलौता ऐसा लेपर्ड गेको है, बट नाउ वी हैव अनदर 7 स्पीशीज़. तो जो न्यू स्पीशी मिली है, इट डिफर्स फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ जीनस ऑफ द Ubleperis except for the E. hardwicki. Geographically, the two species they appear to be separated by Brahmani river. जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ पे there's a Brahmani river, वो इन दोनों स्पीशीज़ को एक दूसरे से सेपरेट करती है. जो E. hardwicki स्पीशी है, it has been recorded from several other places also. वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सबसे ये स्पीशीज़ मिली है. If we talk about the description or the distribution of this particular species, so it measures around 11.7 centimeter in length, which is somewhat large as a leopard gecko. But it is strictly nocturnal, and इसकी जो activity है, it is very actively foraging along the trails in forest after dusk. Although it is harmless, it lives in dry evergreen forest which is mixed with the scrubs and meadows. तो याद रखेंगे कि एक न्यू पेंटेड लेपर्ड गेको की जो स्पीशी है वो भी मिल चुकी है, और इस तरह की और 7 स्पीशीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.